उपन्यास शब्द मूलतः संस्कृत का तत्सम शब्द है। उप और नी पूर्वक अस धातु में घय प्रत्यय जोड़ने से व्युत्पन्न हुआ है। अस का अर्थ है रचना, स्थिर करना, प्रक्षेपण करना आदि। इस प्रकार उपन्यास शब्द का अर्थ हुआ ऐसी रचना जिसमें जीवन के अनेक पक्षों का प्रक्षेपण किया गया हो। संभवतः उपन्यासों में प्रसन्नता एवं आह्लाद उत्पन्न करने की शक्ति होती है और अर्थ को युक्त युक्त रूप में उपस्थित करने की प्रवृत्ति के कारण इस प्रकार की कथात्मक रचनाओं को उपन्यास नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी में नॉवेल शब्द का पर्यायवाची उपन्यास शब्द कहा गया है। इसका प्रयोग सबसे पहले बंगला में हुआ और उसी के अनुकरण पर असमिया, उड़िया और हिंदी में भी यह शब्द चल पड़ा। दक्षिण की भाषाओं में अंग्रेजी नॉवेल शब्द के लिए उसी की तर्ज पर एक संस्कृत शब्द रूढ़ि अर्थ में परिवर्तित कर दिया गया है। यह शब्द है नवल। गुजराती में इसके साथ कथा शब्द को जोड़कर नवल कथा कहा जाता है। यह वस्तुतः उपन्यास की प्रकृतिगत सर्वोत्तम विशेषता का परिचायक है। उपन्यास वस्तुतः नवल अर्थात नया और ताज़ा साहित्यांग है, परंतु फिर भी जिस मेधावी ने कथा, आख्यायिका आदि शब्दों को छोड़कर अंग्रेजी नॉवेल का प्रतीक शब्द उपन्यास माना था, उसकी सूझ प्रशंसनीय है। जहां उसने इस नए शब्द के प्रयोग से यह सूचित किया कि यह साहित्यांग पुरानी कथाओं और आख्यायिकाओं से भिन्न जाति का है, वहीं इसके शब्दार्थ के द्वारा यानी उप, जिसका अर्थ है निकट, न्यास यानी रखना, यह सूचित किया है कि इस विशेष साहित्यांग के द्वारा ग्रंथकार पाठक के निकट अपने मन की कोई विशेष बात, कोई अभिनव मत रखना चाहता है। इससे स्पष्ट है कि यद्यपि उपन्यास शब्द कथा अथवा आख्यायिका की प्राचीनतम परंपरा के अनुकूल नहीं है, फिर भी उपन्यास की विशिष्ट प्रकृति के नितांत विरुद्ध भी नहीं है। उपन्यास शब्द से पूर्व कथा, कहानी, आख्यान, उपकथा, उपाख्यान आदि शब्द बंगला में प्रचलित थे। यह भी निश्चित है कि उस समय तक बंगला के लेखक अंग्रेजी से प्राप्त साहित्य की एक सर्वथा नवीन विधा नॉवेल से पर्याप्त रूप से परिचित हो चुके थे। पश्चिम में उपन्यास के अभ्युदय का प्रमुख कारण औद्योगिक क्रांति और उससे उत्पन्न नई मानसिकता को बताया जाता है, क्योंकि इसे समेटना पारंपरिक काव्य, महाकाव्य या नाटक के बस का नहीं था। यदि ये विधाएं उसके चित्रण का प्रयास करती तो भी उसके प्रति न्याय नहीं कर पाती। पर भारत में कोई औद्योगिक क्रांति नहीं हुई थी, अतः उपन्यास का उदय यहाँ अंग्रेजों के आगमन और उनके माध्यम से आई पश्चिमी सभ्यता, संस्कृति और साहित्य को दिया जाता है। पर यह भी कहा जाता है कि पश्चिम से भारत का संपर्क न हुआ होता तो भी हमारे पारंपरिक कथा साहित्य को नया मोड़ जरूर मिलता। 19वीं शताब्दी में जो सामाजिक परिवर्तन हुए, राष्ट्रीय चेतना और पुनर्जागरण की जो लहर दौड़ी तथा रूढ़िवाद को उखाड़ फेंकने के जो सर्वतोमुखी प्रयास हुए, उनसे एक ऐसा प्रबुद्ध पाठक वर्ग तैयार हो रहा था जिसका संतोष हमारा पारंपरिक कथा साहित्य नहीं कर सकता था। उपन्यास विधा के संदर्भ में मुंशी प्रेमचंद जी का कहना है कि मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मात्र समझता हूँ। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। उपन्यास के बारे में बाबू श्याम सुंदर दास ने लिखा है कि उपन्यास मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा है। विविध समीक्षकों ने उपन्यास विधा की विभिन्न व्याख्याएं करते हुए
कथानक में चरित्र को प्रधानतः स्वीकार किया है। चरित्र का प्रस्तुतिकरण ही औपन्यासिक विधा है। अज्ञे ने इसे अपने कार्य से सकारा तथा कथन से स्वीकार किया है, किंतु कुछ अपने योगदान के साथ। उनके अनुसार अपने उपन्यास में मैं स्वयं हूँ और उसमें विश्लेषण अपने ही व्यक्ति विकास का विश्लेषणात्मक सिंहावलोकन है। इस तरह अज्ञे के रूप में उपन्यासकार आत्मविश्लेषक हो उठा। इस तरह उपन्यास की परिभाषा को, इन सब को समेटना यदि असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। वस्तुतः उपन्यास के विभिन्न परिभाषाकार अपने अपने युग से प्रभावित होकर अपने दृष्टिकोण से उपन्यास के भिन्न भिन्न पक्षों पर बल देते रहे हैं। अतः निरपवादित परिभाषा देने की अपेक्षा विभिन्न परिभाषाओं को देख लेना अधिक सुलभ संगत होगा। तो उपन्यास की विशेषताएं जो सर्वमान्य हैं। उपन्यास का माध्यम गद्य है, यह उसे काव्य से पृथक करता है। दूसरा, उपन्यास अपेक्षतया बड़े आकार का होता है, यह उसे कहानी से पृथक करता है। तीसरा, उपन्यास में कल्पित कथा होती है, यह तत्व उसे इतिहास, जीवनी, आत्मकथा, पत्रकारिता आदि से पृथक करता है तथा उसकी रोचकता का मुख्य आधार है। उपन्यास का दृष्टिकोण यथार्थोन्मुखी है, यह उसे रोमांच से पृथक करता है और उस काव्य से भी जो इसकी उपेक्षा भी कर सकता है। उपन्यास का उदय भी यथार्थ दृष्टिकोण से हुआ और उसका विकास इतिहास भी उसकी निरंतर यथार्थोन्मुखता, काव्य की अपेक्षतया स्थायी जीवन के विपरीत नित्य परिवर्तित जीवन की अंकन क्षमता को ध्वनित करता है। परिवर्तनशील जीवन के यथार्थ को पकड़ने के लिए नए नए शिल्प का आश्रय भी इसी का परिणाम है। उपन्यास के पात्रों का चरित्रांकन अनिवार्य है। चरित्रांकन करने वाली अन्य विधाओं से उपन्यास में इसकी सबसे अधिक गुंजाइश है, अतः इसका पृथक उल्लेख आवश्यक है। उपन्यास में वर्णन अनिवार्य है, इसके अभाव में वह नाटक हो जाता है। उपन्यास जैसे सर्वाधिक निर्बंध काव्य रूप में उपन्यासकार की एकल दृष्टि यानी सिंगल विजन अपरिहार्य है। यही उपन्यास के समस्त संयोजन की मूल शक्ति है और यह दृष्टि उसकी अपनी होती है, उसके व्यक्तित्व की परिचायक। उपन्यास में किसी न किसी प्रकार की रोचकता भी अनिवार्य है, क्योंकि पाठकों के रंजन के बिना सब कुछ व्यर्थ है। इसके अतिरिक्त उपन्यास का पृथक वैशिष्ट्य इसमें भी है कि वह सभी साहित्यांगों से सर्वाधिक बहुग्राही एवं सर्वाधिक लचीली विधा है और उनमें से किसी का आश्रय लेकर भी अपना अस्तित्व बनाए रख सकती है। उसमें सबका विलय हो सकता है, किंतु यह किसी में नहीं समा सकती। इन सभी विशेषताओं को मिलाकर यदि हम उपन्यास की स्थूल परिभाषा देने का प्रयास करें तो कहा जा सकता है कि उपन्यास वैयक्तिक दृष्टि से वास्तव, आभासी, कल्पित कथा, पात्रों को लेकर जीवन के एकांगी या बहुरंगी गतिशील यथार्थ को अंकित करने में, नित्य नवल रूप धारण करने में समर्थ, अपेक्षया बड़े आकार का रोचक वर्णनात्मक गद्य रूप है। उपन्यास गद्य का नया विकसित रूप है, जिसमें कथावस्तु, चरित्र चित्रण, संवाद आदि तत्वों के माध्यम से
यथार्थ और कल्पना मिश्रित कहानी आकर्षक शैली में प्रस्तुत की जाती है। यद्यपि आधुनिक उपन्यास साहित्य के रूप विधान का विकास सबसे पहले यूरोप में माना जाता है, किंतु इसका यह मतलब नहीं कि प्राचीन भारत में उपन्यास जैसी किसी विधा का प्रचार ही नहीं रहा। संस्कृत गद्य में लिखे गए पंचतंत्र, हितोपदेश, बैताल पंचविंशति, वृहत कथा, वासवदत्ता, कादंबरी और दश कुमार चरित में हमें क्रमशः औपन्यासिकता का विकास मिलता है। कुछ विद्वानों ने कादंबरी को भारत का पहला उपन्यास माना है। यहाँ तक कि मराठी साहित्य में उपन्यास का पर्यायवाची ही कादंबरी है, किंतु गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार ये ठीक नहीं है, क्योंकि कादंबरी में अलौकिकता, भावात्मकता एवं आलंकारिकता का आग्रह इतना अधिक है कि उसे उपन्यास कहना उपन्यास शब्द के साथ अन्याय होगा। उनके अनुसार मानवीय चरित्र के स्वाभाविक चित्रण, मनोवैज्ञानिक तथ्यों के उद्घाटन, यथार्थवादी दृष्टिकोण एवं शैली की स्वाभाविकता की दृष्टि से दश कुमार चरित को भारत का पहला सफल उपन्यास कह सकते हैं। इसमें अनेक स्वतंत्र कथानकों को मूल कथा वस्तु के क्षीण तंतुओं के द्वारा परस्पर संबद्ध किया गया है, जो आधुनिक उपन्यास की दृष्टि से एक बड़ा भारी दोष है। संस्कृत के कथा साहित्य का प्रचार अरब, इराक तथा यूरोप के अनेक देशों से होता हुआ ठेठ यूनान तक हो गया। संस्कृत की अनेक कथाओं का अनुवाद मध्य एशिया और यूरोप की विभिन्न भाषाओं में हुआ, जिनके आधार पर अनेक पाश्चात्य विद्वान यूनान व यूरोप के रोमांटिक कथा साहित्य का मूल उद्भव भारतवर्ष के कथा साहित्य को मानते हैं। जिस प्रकार भारत से भेजी हुई रुई और ऊन को यूरोप वाले कपड़े के बेहतरीन थानों में परिवर्तित करके लौटाते रहे हैं, ठीक कुछ उसी प्रकार भारत का प्राचीन कथा साहित्य यूरोप से क्रमशः रोमांटिक कथा साहित्य एवं उपन्यास का रूप धारण करके लौटा है। अतः स्पष्ट है कि उपन्यास का उद्भव यूरोप में रोमांटिक कथा साहित्य से हुआ, जो मूलतः भारतीय प्रेमाख्यानों से प्रेरित था। 18वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप के विभिन्न भागों में उपन्यास साहित्य का पर्याप्त विकास हो चुका था, किंतु हिंदी में इसका आविर्भाव 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में हुआ। बंगला में उपन्यासों की रचना हिंदी से पूर्व आरंभ हो गई थी। बंगला के अनेक उपन्यासकारों बंकिम चंद्र, शरद चंद्र आदि का हिंदी उपन्यास पर गहरा प्रभाव पड़ा। रोमांटिक का अर्थ है जिसमें प्रेम और साहस का निरूपण हो। संस्कृत में वासवदत्ता, कादंबरी और दश कुमार चरित में प्रेम, साहस और शौर्य का ही चित्रण किया गया है। यूरोप में रोमांटिक उपन्यासों का प्रचार सर्वप्रथम इटली में माना जाता है। 14वीं शताब्दी के मध्य में इटली के लेखक वोकेशिया ने डी कैमरॉन की रचना की, जो व्यंग और विनोद से ओतप्रोत थी। 17वीं शताब्दी में स्पेन के लेखक सरवांते ने डॉन क्विक्सोट की रचना की। आगे चलकर फ्रांस में रोमानी और यथार्थवादी कथा साहित्य की बहुत उन्नति की। दूसरी ओर 17वीं 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में अनेक महत्वपूर्ण उपन्यासों की रचना हुई, जैसे सर फिलिप सिडनी कृत आर्केडिया, जॉन बुनियन का पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, डेनियल डीको का रॉबिन्स क्रूसो, जोनाथन स्विफ्ट का गलिवर्स ट्रेवल्स आदि। आगे चलकर इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी और रूस में
अनेक उच्च कोटि के उपन्यासों की रचना हुई। इनमें सैमुअल रिचर्डसन का पामेला, हेनरी फील्डिंग का टॉम जोन्स, ओलिवर गोल्डस्मिथ का विकर ऑफ वेकफील्ड, जैन ऑस्टन का प्राइड एंड प्रेजुडिस, सर वॉल्टर स्कॉट का बेवरली नॉवेल्स, चार्ल्स डिकेंस का डेविड कॉपरफील्ड, ब्रांटी का जेन आयर, जॉर्ज एलियट का एडम बीड आदि इंग्लैंड में प्रकाशित हुए। फ्रांस के उपन्यास लेखकों में वॉल्टेयर, विक्टर ह्यूगो, बाल्ज़क, जॉर्ज सेंट, ज़ोलो, फ्लावेयर, ऑन-तोले फ्रांस आदि उल्लेखनीय हैं। इनके अतिरिक्त जर्मनी में गेटे तथा रूस में पुश्किन, गोगोल, लर्मांतोव, टॉल्स्टॉय जैसे महान लेखकों का आविर्भाव हुआ। यद्यपि उपन्यास विधा की पृष्ठभूमि में संस्कृत कथा साहित्य प्रेरक रहा है, संस्कृत साहित्य में सुबंधु, बाण एवं दंडी आदि ने श्रेष्ठ गद्य काव्यों का प्रणयन किया था, तथापि हिंदी उपन्यास के आधुनिक स्वरूप पर पाश्चात्य साहित्य का व्यापक प्रभाव पड़ा। भारतेंदु युग में लेखकों को उपन्यास रचना की प्रेरणा बंगला और अंग्रेजी के उपन्यासों से प्राप्त हुई। अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु माना जाता है। इसके पूर्व श्रद्धाराम फुल्लौरी ने भाग्यवती शीर्षक से लघु सामाजिक उपन्यास लिखा था। भाग्यवती की रचना के पूर्व बंगला में सामाजिक और ऐतिहासिक दोनों ही प्रकार के अच्छे उपन्यास प्रकाशित हो चुके थे। इसी समय बंगला में दुर्गेश नंदिनी, कपाल कुंडला, मृणालिनी आदि उपन्यास लिखे गए थे। ठीक इसी समय तत्कालीन पश्चिम उत्तर विभाग के लेफ्टिनेंट गवर्नर बहादुर की प्रेरणा से मुंशी ईश्वरी प्रसाद मुर्दरिस रियाजी और मुंशी कल्याण राय अब्बल उर्दू द्वारा बामा शिक्षक अर्थात 2 भाई और 4 बहनों की कहानी शीर्षक से रचना लिखवाई गई। हिंदी में मौलिक उपन्यासों की रचना आरंभ होने के पूर्व बंगला उपन्यासों के अनुवादों को लोकप्रियता मिल चुकी थी। इस युग के उपन्यासकारों में लाला श्रीनिवास दास, किशोरी लाल गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, ठाकुर जगन मोहन सिंह, राधा कृष्ण दास, लज्जाराम शर्मा, देवकी नंदन खत्री और गोपाल राम गहमरी उल्लेखनीय हैं। भारतेंदु काल में सामाजिक, ऐतिहासिक, तिलस्मी, अय्यारी, जासूसी तथा रोमानी उपन्यासों की रचना परंपरा का सूत्रपात हुआ। यह परंपरा आगे चलकर द्विवेदी युग में अधिक विकसित और पुष्ट हुई। इस युग के सामाजिक उपन्यासों में भाग्यवती और परीक्षा गुरु के अतिरिक्त बालकृष्ण भट्ट कृत रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी और 100 अजान एक सुजान, राधा कृष्णदास कृत निस्सहाय हिंदू, लज्जाराम शर्मा कृत धूर्त रसिक लाल और स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी तथा किशोरी लाल गोस्वामी कृत त्रिवेणी व सौभाग्य श्रेणी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इन सभी उपन्यासों का लक्ष्य समाज की कुरीतियों को सामने लाकर उनका विरोध करना और आदर्श परिवार एवं समाज की रचना का संदेश देना है। ये सभी उपन्यास सोद्देश्य लिखे गए हैं। लेखकों ने प्रायः प्रारंभ में ही अपना उद्देश्य स्पष्ट कर दिया है। इस काल में सामाजिक उपन्यास की तुलना में ऐतिहासिक उपन्यास बहुत कम लिखे गए। भारतेंदु काल में जो ऐतिहासिक उपन्यास लिखे गए उनमें शौर्य, प्रेम, चारित्रिक उदात्तता
एवं जातीय गौरव का बिंब है। ऐतिहासिक उपन्यासों में किशोरीलाल गोस्वामी कृत लवंग लता का उल्लेख किया जा सकता है, पर उसमें ऐतिहासिक उपन्यास के तत्व बहुत कम हैं। ऐतिहासिक उपन्यासों की पूर्ति बंकिम चंद्र के ऐतिहासिक उपन्यासों के अनुवाद से पूर्ण हुई। तिलिस्म शब्द का विकास टेलिस्मन से हुआ है। इसका अर्थ है चमत्कारपूर्ण कल्पना। अय्यार शब्द अरबी में तीव्र, दूरगामी एवं चपल व्यक्तियों के लिए व्यवहृत होता है। तिलिस्मी अय्यारी उपन्यासों में देवकी नंदन खत्री द्वारा रचित चंद्रकांता संतति, जो कि 24 भाग में है, नरेंद्र मोहिनी, वीरेंद्र वीर और कुसुम कुमारी तथा हरे कृष्ण जौहर द्वारा रचित कुसुमलता उल्लेखनीय है। तिलिस्मी अय्यारी उपन्यास सामान्य जनता में खूब लोकप्रिय हुए थे। इस युग के जासूसी उपन्यासों में गोपाल राम गहमरी द्वारा रचित अद्भुत लाश और गुप्तचर उल्लेखनीय है। गहमरी जी ने भारतेंदु युग के अंतिम चरण में लिखना आरंभ किया और लगभग 200 जासूसी उपन्यास लिखे। रोमानी उपन्यासों में ठाकुर जगन मोहन सिंह का श्यामा स्वप्न उल्लेखनीय है। इन उपन्यासों में सबसे महत्वपूर्ण एवं सशक्त धारा उन सामाजिक उपन्यासों की है जिनका श्री गणेश परीक्षा गुरु से हुआ था। अन्य उपन्यासों का महत्व ये रहा कि इससे सामान्य जनता में हिंदी की लोकप्रियता बढ़ी। उपन्यास नए युग की नई अभिव्यक्ति का नया रूप है। हिंदी उपन्यास ने अपनी यात्रा में संस्कृत आख्यायिकाओं के अनुवाद, आध्यात्मिक औपन्यासिकता, अय्यारी तथा तिलिस्मी किस्से, जासूसी और ठगी के वृतांत, सामाजिकता तथा राष्ट्रीयता पर आधारित सुधारवादी रचनाएं, चरित्र चित्रण संबंधी व्यक्तिगत एवं वर्गगत समस्याओं से युक्त गाथाएं, ऐतिहासिक रोमांस की प्रेम कथाएं, मनोविज्ञान की पहेलियों से जटिल कहानियां आदि सभी प्रकार के प्रसंगों को अपने में समेटने का प्रयास किया है। इन विभिन्न परिस्थितियों में उपन्यास के नए प्रकार का जन्म हुआ है। यदि देखा जाए तो हिंदी साहित्य के इतिहास में गद्य साहित्य का प्रारंभ पद्य के बाद हुआ है और गद्य साहित्य में भी उपन्यास लेखन देर से प्रारंभ हुआ, पर थोड़े ही समय में इतने अधिक उपन्यासों की रचना हुई और उन रचित उपन्यासों में इतने प्रकार हैं कि उन्हें एकदम सरस ढंग से वर्गीकरण के नियमों में बांधा नहीं जा सकता। समय बदलता रहता है। इस परिवर्तन के साथ साथ उपन्यासों के प्रकार भी परिवर्तित होते रहे हैं। अतः उपन्यासों का वर्गीकरण भिन्न भिन्न दृष्टियों से किया जा सकता है, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं। तो सबसे पहले वर्ण वस्तु की दृष्टि से वर्गीकरण। इसमें तिलिस्मी, जासूसी और साहसी उपन्यास, ऐतिहासिक उपन्यास, पौराणिक तथा धार्मिक उपन्यास, कथा प्रधान उपन्यास, सामाजिक उपन्यास और राजनीतिक उपन्यास है, या काल्पनिक कथा प्रधान उपन्यास, सामाजिक कथा प्रधान उपन्यास, ऐतिहासिक कथा प्रधान उपन्यास, मनोवैज्ञानिक कथा प्रधान उपन्यास, राजनीतिक कथा प्रधान उपन्यास, पौराणिक कथा प्रधान उपन्यास आदि। क्रियाकलाप की दृष्टि से अगर वर्गीकरण करें तो पहला घटना प्रधान उपन्यास, दूसरा चरित्र प्रधान उपन्यास, तीसरा वातावरण प्रधान उपन्यास और चौथा भाव प्रधान उपन्यास। चरित्र चित्रण की दृष्टि से वर्गीकरण पे चरित्र प्रधान
उपन्यास और मनोवैज्ञानिक उपन्यास। यदि शैली की दृष्टि से वर्गीकरण करें तो पहला वर्णनात्मक, दूसरा विश्लेषणात्मक, तीसरा पत्रगत और चौथा स्वगत। उद्देश्य की दृष्टि से वर्गीकरण करने पर पहला मनोरंजन प्रधान, दूसरा हास्य प्रधान, तीसरा आदर्शोन्मुख यथार्थवाद, चौथा यथार्थवादी, पांचवां समस्यामूलक, छठा प्रयोगवादी और सातवां अनूदित। साधारण जन दृष्टि से वर्गीकरण करने पर पहला सामाजिक, दूसरा मध्यवर्गीय, तीसरा मनोवैज्ञानिक, चौथा आंचलिक चित्रण युक्त, पांचवां अपराध चित्रण भावावेगपूर्ण। ऐतिहासिक दृष्टि से वर्गीकरण करने पर प्रेमचंद के पूर्व, दूसरा प्रेमचंद युगीन, तीसरा प्रेमचंदोत्तरकालीन और चौथा आधुनिक काल आदि। तो हमने आज जाना हिंदी उपन्यास के इतिहास, उसकी विशेषताओं और वर्गीकरण के बारे में।